अगर मुझे जज बना दिया जाए और मुझे अधिकार दे दिया जाए, हम्म, तो जितने भी ये दोषी है 100, 200, 500, 1000, जो ज्यादा संख्या नहीं है, इनको पकड़ पकड़ के परिवार समेत विथ फैमिली हम्म, सबको फांसी पर लटकाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया वो जिम्मेदार है, उनसे आप बात कीजिए। जी, ऐसी स्थिति में मजबूर होकर के जब हमारे पास कहीं से कोई जवाब नहीं आया, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखे दिसंबर से लेकर के 4-5 महीने हो गए, तब मजबूर होकर के हमने एक सॉफ्ट प्रोटेस्ट किया था 30 अप्रैल को। इसके साथ में हिंदू मंदिरों के ऊपर भी सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा रखा है। वहां से भी कई लाख करोड़ की सरकार जो पैसा, वो भी एक प्रकार का टैक्स है। नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक महत्वपूर्ण लाइव में। आप में से सभी साथी जानते हैं कि किस तरह से पिछले 3 सालों में एक छोटी से वायरस या तथाकथित वायरस के नाम पर, ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर, चाहे वो लॉकडाउन हो या वो जबरदस्ती बूटी देना हो, इन सब का क्या परिणाम निकला। और वर्तमान में भी चाहे वो बूटी हो चाहे लॉकडाउन हो, उसकी वजह से अभी तक भी उसका भुगतान करना पड़ रहा है जनता को। लेकिन इसकी जिम्मेदार वो सरकार जिन्होंने जबरदस्ती लोगों पर लॉकडाउन थोपा, जबरदस्ती बूटी थोपी, उनके खिलाफ अभी क्रांतिकारी मैदान में आ चुके हैं अपना हक मांगने और उन सभी षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज उठाने। उन्हीं में से डॉक्टर तरुण कोठारी सर हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं 30 अप्रैल को इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के डॉक्टर साहब जंतर मंतर पहुंचे थे। तो लेकिन अब आगे की क्या रणनीति है, कैसे मिलेगा जनता को न्याय, जिनके साथ हुआ है अन्याय, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से अवेकन भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। जी, तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, जैसा कि सब लोग जानते हैं, हालांकि मुझे उजागर करने की आवश्यकता नहीं है कि ड्यूटी लेने के बाद या तालाबंदी से किस हद तक लोगों को बर्बाद कर दिया गया। लेकिन जो लोग इस अपराध के पीछे आते हैं, उन लोगों को आप किस अपराध की श्रेणी में रखेंगे? क्या मिलनी चाहिए उनको सजा? जी डॉक्टर साहब। जिन लोगों ने ये अपराध किया है, हम्म, वो मुझे लगता है कि अब तक की मानव जाति पर सबसे बड़ा अत्याचार है। बिल्कुल। इसके लिए अपन कोई शब्द निकाल भी नहीं सकते। नरसंहार भी एक छोटा शब्द है, मास हम्म, मर्डर भी एक बहुत छोटा शब्द है। मतलब इसके लिए कोई एक अप्रोप्रिएट हमारे पास शब्द भी नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों को मारना, लाखों करोड़ों लोगों को साइड इफेक्ट का होना, जी, करोड़ों लोगों का जॉब का नुकसान होना, उनका व्यापार का नुकसान होना, करोड़ों लोगों के मन में डर, भय, भयानक वाला। घर से बाहर निकलते हुए इंसान डर रहा है, पति पत्नी से बात करते हुए डर रहा है, बाप बेटा से बात करते हुए डर रहा है, बेटा मास्क नहीं लगा रहा, बाप झगड़ा कर रहा है उसके साथ में, किसी घर में उल्टा हो रहा है। इस हद तक साइकोलॉजिकल जो ऑपरेशन हुआ, जी, वो इतना बड़ा अपराध है, इतना गंभीर अपराध है कि उसकी कोई भी सजा हो वो कम है। ऐसे व्यक्ति को एक बार फांसी पर लटकाओ, 10 बार लगाओ, 100 बार लटकाओ, 1000 बार हर जन्म में लटकाओ, तब भी कम है, इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। जी, जो जिम्मेदार लोग हैं, 100, 200, 500 जो जिम्मेदार लोग हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंट हैं, जिन लोगों ने ये थोपा देश की जनता के ऊपर, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे वो सचिव हो, कोई भी हो, ये जो जिम्मेदार 100, 200, 500 लोग हैं, इन लोगों को कानूनी तरीके से कानून के दायरे में ला करके इन सबको फांसी पे लटका देना चाहिए। तब जाकर के, तब भी कम है, वो भी सजा भी कम है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे अब अगर, चूंकि हमारी न्यायपालिका में तो खैर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लूप होल भी होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अपराधियों को कुछ सजा मिल सकती है। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि आप अगर जज हैं और आपको जज बना दिया जाए, क्या इनके लिए सजा पर्याप्त है जो इनके कर्मों को सच में
पूरी तरह से सेटिस्फाई करे? अगर मुझे जज बना दिया जाए और मुझे अधिकार दे दिए जाए, तो जितने भी ये दोषी है 100, 200, 500, 1000, जो ज्यादा संख्या नहीं है, इनको पकड़ पकड़ के परिवार समेत विथ फैमिली सबको फांसी पर लटकाया जाए। क्योंकि इनका परिवार भी पता है, परिवार को भी पता है, जो पैसा मिला है ना, जो लॉब मिला है, वो परिवार के खाते में गया है, पत्नी के खाते में गया होगा, बच्चों के खाते में गया होगा, है ना, माता पिता को मिला होगा। तो परिवार समेत दोषी है और पूरा का पूरा परिवार जो है इनका, वो कानून की प्रक्रिया का सामना करे, प्रक्रिया का सामना करके सबको सब फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए। ये कम है, ये भी पर्याप्त नहीं है, ये भी पूरी सजा नहीं है उनके लिए। जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, लेकिन अभी हमने हाल ही में देखा, आपने अभी 11 मुद्दे उठाए इन सरकार से। आपकी मांग है कि जो लॉकडाउन से या बूटी से नुकसान हुए हैं उसका मुआवजा जनता को मिले। क्या लगता है कि भाई उनका अपराध चूंकि इतनी बड़ी श्रेणी का है, तो सिर्फ मुआवजे की मांग आप क्यों कर रहे हैं? चलिए एक बार दोबारा में जो आपके दर्शक है, जो नए दर्शक होंगे, उनसे हम बता देते हैं कि अभी हमने 30 अप्रैल को एक प्रोटेस्ट किया था और उसके पहले मैं प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख चुका हूँ दिसंबर 22 में जी, इसके मुआवजे की मांग के लिए, और देश के तमाम राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिख चुका हूँ। मैं हरियाणा के सीएम को चिट्ठी लिख चुका हूँ, कर्नाटक के सीएम, तेलंगाना के सीएम, राजस्थान के सीएम, दिल्ली के सीएम को चिट्ठी लिख चुका हूँ। दिल्ली के सीएम को 4 बार मैं लेटर लिख चुका हूँ और वहां से जवाब आया कि भाई हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, वो जिम्मेदार है, उनसे आप बात कीजिए। ऐसी स्थिति में मजबूर होकर के जब हमारे पास कहीं से कोई जवाब नहीं आया, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखे दिसंबर से लेकर के 4-5 महीने हो गए, तब मजबूर होकर के हमने एक सॉफ्ट प्रोटेस्ट किया था 30 अप्रैल जी। इस प्रोटेस्ट में हमने कुछ बहुत मामूली मांगे रखी है, हमने कोई बड़ी मांगे नहीं रखी सरकार से, बहुत छोटी छोटी मांगे कि भैया जो भी आपका केंद्र सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है और जो जिला प्राधिकार है, जो लॉकडाउन जो लगाया उससे जो नुकसान हुआ, आजीविका का, आय का, जीवन का जो भी नुकसान हुआ, वो उसकी भरपाई की जाए। जो आपका अमर टीका लगाया उससे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। और इसके अलावा हमारी जो कुछ और मांगे भी है, जो अलग अलग समूह पिछले काफी वर्षों से काम कर रहे हैं, जैसे कि आपके 10 वर्ष से ऊपर से अधिक के डीजल के वाहन और 15 वर्ष से ऊपर के अधिक से पेट्रोल के वाहन से संबंधित जो प्रतिबंध से संबंधित जो कानून है, निर्देश है, उन सबको रद्द किया जाए। देश को जो लूटा गया था विदेशी ताकतों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो लगभग 400 ट्रिलियन डॉलर से लेकर के 2000 ट्रिलियन डॉलर तक का पैसा लूटा गया। हमारा पैसा वापस लेके आओ भाई, आपको किस लिए बैठाया? स्विस बैंक में 1000 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, उसको वापस लेके आओ। ये सारा का सारा पैसा आ जाता है तो भारत की जनता को अगले 585 वर्षों तक किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की आवश्यकता ही नहीं है। पैसा लाओ और जनता को टैक्स मुक्त करो, क्योंकि जनता ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है जी। इसके साथ में हिंदू मंदिरों के ऊपर भी सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा रखा है, वहां से भी कई लाख करोड़ की सरकार जो पैसा, वो भी एक प्रकार का टैक्स है, तो उनको वहां से सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। गौ माता को लेकर कई बार देश में दंगे वंगे होते रहते, तो एक स्पष्ट कानून बना ले जाए, स्पष्ट राय हो सरकार की कि भैया यहाँ पर इस देश में गौ हत्या नहीं होगी तो नहीं होगी, बात खत्म। आप आधा अधूरा कानून बनाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर कानून बनाया है कि भाई 15 वर्ष से ऊपर से गोवंश को आप हत्या कर सकते हैं, तो क्या मतलब हुआ? आधा अधूरा कानून, पूरा कानून बनाइए, है ना। और एक एक गोवंश हमारा कीमती है। किसानों को जो एमएसपी की जो बात चली थी, जो काफी टाइम से मांग कर रहे थे और सरकार ने कहा भी था, वो सरकार ने अभी तक नहीं दिया, तो उसको दिया जाए। आपने वादा खिलाफी की है। ईवीएम का एक बहुत बड़ा इश्यू है। ईवीएम आपको शायद पता नहीं होगा, ईवीएम की जो चिप होती है वो जर्मनी से बन के आती है और जर्मनी के अंदर ईवीएम बैन है। जिस देश में ईवीएम की चिप बनती है, उस देश की सरकार ने, उस देश के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पे बैन लगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मैनिपुलेशन हो सकता है इसके आपको ईवीएम को या तो आप बंद ही करते हैं या कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड कर दें, समीक्षा करें आप, जब तक आप समीक्षा नहीं करते हैं उसको होल्ड कर दें। और जो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है जिसके अंदर इलेक्शन सिंबल बिकता है, जो कहते हैं ना, एक बंदा टिकट लेके आया, वो टिकट होता क्या है? बेसिकली टिकट कुछ नहीं होता है, एक इलेक्शन सिंबल होता है। वो सिंबल 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक बिकता है और जो आदमी इसको खरीदता है फिर वो आके जनता की सेवा नहीं करता, क्योंकि वो जहां से खरीद के लेके आया वहां से उसको पैसा वापस देना है ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब मांगों को लेकर के हमने सरकार को 15 दिन का वक्त दिया है और 15 दिन का वक्त अब खत्म होने वाला है, तो हम इसका अगला प्रोटेस्ट करेंगे।
और पहले से अधिक इंटेंसिफाई करेंगे चीज को। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतना बड़ा अपराध है और जो मांगे हमने रखी है मुआवजा और जो साइड इफेक्ट का मुआवजा, उसके उसके सामने छोटी मांगे। देखिए क्या होता है ना, ये बहुत बड़ा युद्ध है, ये इतना बड़ा युद्ध है कि आपको कई लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना होगा, लेकिन जिनको आप फांसी पे फंदे पर लटकाना चाहते हो उनके पीछे भी बहुत बड़ी फोर्स है। ऐसे वो अकेले तो है नहीं कि भाई वो आप अकेले और कहीं मिल गया पकड़ लो और कानून के दायरे में ले आओ और उनको आप फांसी पर लटका दो, ये इतना आसान काम तो है नहीं। तो एक प्रकार से ये महाभारत है, आपको समझिए, ये एक प्रकार से बहुत बड़ी महाभारत है। अगर इस तरफ कुछ लोग हैं तो उधर भी बहुत सारे लोग हैं, वो उनको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने हमको क्या सिखाया है, भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब बहुत बहुत बड़ी महाभारत हो जाए और लगे कि भाई यह मामला बहुत डेंजर हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप 5 गांव मांग के संतुष्ट हो जाओ। ये तो सिखाया भगवान श्री कृष्ण ने हमको कि भाई बड़ी लड़ाई को टालने के लिए, एक बड़े नुकसान को टालने के लिए आप छोटी सी मांग रख लीजिए अपनी। उन्होंने ये सिखाया हमको, हमने उनसे सीखा है ना, वो हमारे भगवान है। तो उन्होंने सिखाया कि आप छोटी सी मांग लेकर संतुष्ट हो जाइए। तो हम भारत सरकार से बहुत छोटी सी मांग लेके जा रहे हैं। हमारी मांग है कि भैया लॉकडाउन लगाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो इलीगल था, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो आपने लगाया, आपने गलती की है, इस गलती को आप स्वीकार कीजिए और लोगों को मुआवजा दीजिए। और जो आपने बार बार आके बताया था कि ये सेफ है सेफ है सेफ, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना, लाखों लोग मर रहे हैं, करोड़ों को साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप मुआवजा दीजिए। ये छोटी छोटी सी मांगे हमारी है, तो सरकार इन मांगों को मान ले तो बहुत रहेगा, नहीं मानेगी तो शायद महाभारत कुछ बड़ी हो जाएगी। उस स्थिति में फिर क्या होगा, इनको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गायब हो जाएंगे सब। तो लगभग मेरे ख्याल से 15 दिन हो ही चुके हैं उस प्रोटेस्ट के, तो अभी फिर क्या प्लान है आगे का, अब अगला आंदोलन फिर कब होगा? हाँ, 15 दिन हो चुके हैं। अगला हम जो है वो आंदोलन जो हमने, हमारी जो टीम ने तय किया कि वो अगला आंदोलन संडे को 4 जून को संडे आएगा, 4 जून 2023 को हम अगला प्रोटेस्ट करेंगे। और इस प्रोटेस्ट के अंदर अनशन होगा, धरना भी होगा और साथ में एक प्रकार से ये जनमन की बात, वहाँ कुछ लोग आएंगे, है ना, कोई भी आ सकता है अपनी बात को। हमने कुछ 11 मुद्दे रखे हैं, उस मुद्दे पर अभी तक आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात रखी जी, है ना, अपने मन की बात रखते हैं। अब इस बार जनमन की बात होगी, जनता के मन की बात होगी। उनकी बात तो दुनिया सुनती आई है और नहीं सुनते हैं तो कॉलेज से निकाल दिया जाता है, स्कूल से निकाल दिया जाता है, आप ड्यूटी से हटा दिया जाता है। आपने सुना होंगे बहुत सारे किस्से आ रहे हैं, है ना, जो बच्चों गर्ल्स कॉलेज में नहीं सुना तो गर्ल्स कॉलेज को निकाल दिया 7 दिन के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी बातें हमने सुनी, 8-9 साल हो चुके हैं। अब आप जनता की बात को सुनिए, वहां से जनमन की बात होगी और जो लोग वहां से संबोधित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, वो अपना एक विषय चुन लेंगे, उसको नाम लिखवा लेंगे, तो उस विषय पर वो प्रधानमंत्री जी को सीधा संबोधित करें और हमारी कोशिश होगी कि वो प्रधानमंत्री जी तक वो संदेश पहुंचे। तो वहाँ जनमन की बात होगी, वहाँ अनशन होगा, वहाँ धरना होगा। ये जो भी है वो पब्लिक प्रोटेस्ट है, आप इसको समझिए और लोगों को समझाइए कि पब्लिक प्रोटेस्ट है, जन आंदोलन है। ये पब्लिक प्रोटेस्ट क्या होता है, जन आंदोलन क्या होता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये हमारा कोई बैनर नहीं है कि भैया हम फलाना बैनर के तहत कर रहे हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तहत कर रहे हैं, उस प्रकार से नहीं है। बस ये जनता है अपने मुद्दों को लेकर के सड़कों पे आ रही है, सरकार से मांग कर रही है और जनता का कोई बैनर वगैरह नहीं है। ये पब्लिक अपने आप स्वेच्छा से आकर के मांग कर रही है। वहां किसी को, सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े क्रांतिवीर है ये लोग कि वहां किसी को लाने के लिए गाड़ी नहीं भेजनी पड़ती आपको ना, ये अपने आप लोग अपने पैसों से अपना पैसा लगा करके, अपना समय लगा करके, अपनी ऊर्जा लगा के आते हैं। सोचिए कितने बड़े देशभक्ति ये लोग हैं। इनको देशभक्ति को मैं सलाम करने की इच्छा होती है, मैं कई बार इनको सलाम करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन अब जैसे अब सत्ताधारी जो जितने भी लोग हैं वो चूंकि वैश्विक षड्यंत्रकारियों के कठपुतली बन करके रह चुके हैं, तो क्यों ऐसा आपको लगता है कि आपकी ये वाली मांग या कोई अन्य मांग लेंगे? क्या ऐसा नहीं लगता कि सीधे भी अटैक सरकार पर ना होकर के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या उन वैश्विक षड्यंत्रकारियों पर ही हो तो ज्यादा उचित रहेगा? देखिए, सरकार को पब्लिक का जो प्रेशर होता है वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अभी आपने देखा था किसान मूवमेंट चला, है ना, और जब चला तो बहुत लंबे टाइम तक चला। पब्लिक का इतना प्रेशर बिल्ड हो गया, सरकार को चुप करके वो सब बातें, उससे अधिकांश बातें माननी पड़ी। कुछ बातें उन्होंने नहीं मानी, वो कुछ बातें बात के लिए छोड़ दी, वो हम उस मुद्दे को उठा रहे हैं।
तोते की जान राक्षस की जान तोते में होती है। एक पुरानी कहावत है कि राक्षस की जान, आपने कभी बचपन में नानी दादी से कहानी सुनी हो ना, तो वो राक्षस जो होता है उसकी जान किसी तोते में है, और तोता किसी कुएं के अंदर, कुएं के अंदर किसी खोल में जाकर बैठता है। आपने ऐसा कुछ सुना होगा ना। तो ये तोते हैं, इनकी जान पब्लिक के अंदर होती है। पब्लिक अगर प्रोटेस्ट करते हैं, पब्लिक सामने आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इनको ये मना कर सकते हैं। इनको मानना ही होगा, मानना पड़ेगा, और हमारी बात स्वीकार करनी पड़ेगी, और लोगों को मुआवजा देना होगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जाते-जाते मैं चाहता हूँ कोई अगर आपका खास संदेश हो हमारे दर्शकों के लिए तो दे सकते हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, और खासतौर से जो भी क्रांतिवीर भाई जुड़े हुए हैं, ये हमें कई तरह के संगठन में बांट करके लोगों से रखा जाता है ना, ये इस संगठन का, ये उस संगठन का, ये उस संगठन का। हमें इन दीवारों को तोड़ना है। आप एक संगठन के हैं, लेकिन कोई व्यक्ति दूसरे संगठन में है, कहीं फंसा हुआ है, तो उसकी मदद कीजिए। ऐसा नहीं कि भैया ये तो हमारे संगठन का नहीं, तो हम क्यों हेल्प करें उसकी। अगर आप एक ही मुद्दे पर काम कर रहे हैं, एक ही इश्यू पे काम कर रहे हैं, एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, तो कोई किसी संगठन का हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुद्दा, इश्यू, समाज, राष्ट्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। संगठन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, रोज टूटते, रोज नए बनते हैं। देश में 10 लाख संगठन है, तो इनकी दीवारों को तोड़ करके हमें सब लोगों को एक साथ मिल करके इस प्रकार की प्रोटेस्ट में कहीं भी हो, है ना, जाकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि देश हम सबका है, बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सब लोग प्रयास करेंगे, तभी जाकर के देश बचेगा। अन्यथा हम लोग इस प्रकार से टुकड़ों में बटे रहे, तो निश्चित तौर से मालूम चले कि अगली जो गुलामी आएगी, उस गुलामी से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। अभी हमारे पास में कुछ समय है, उस समय का सदुपयोग कर लीजिए। अधिक से अधिक संख्या में इस प्रकार के प्रोटेस्ट में कहाँ भी हो, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और आपसी बाउंड्री को, आपसी मतभेद को दूर रखिए, और सबके साथ मिलकर के सब कोशिश कीजिए कि भाई अधिक से अधिक संख्या में प्रोटेस्ट में आए और लोगों को लाएं, ताकि सरकार पर एक प्रेशर, एक दबाव बना सके। यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो चलिए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उन सबके लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं 4 जून के लिए। मैं भी आग्रह करूंगा कि जितने भी क्रांतिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो जरूर योगदान दे सकते हैं इस आह्वान में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।